प्लैनेट हल्क कॉमिक्स आई थी 14 इशू में, और मैं इस सीरीज़ में 2 इशू एक वीडियो में दिखाऊंगा, यानी कि प्लैनेट हल्क के 7 एपिसोड आएंगे। इस कॉमिक्स की स्टोरी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप में, जहां हल्क एक वीडियो मैसेज सुन रहा है। मैसेज में डॉक्टर रीड रिचर्ड इल्यूमिनाती के साथ है और बता रहा है कि वो हल्क को अपना दोस्त मानता है, लेकिन उसका गुस्सा सारे इंसानों के लिए खतरा बन गया है। इसलिए उसने और कुछ और सुपर हीरोज़ ने निक फ्यूरी और इल्यूमिनाती के साथ डिसाइड किया कि हल्क को पृथ्वी से दूर किसी और प्लैनेट पर भेज दिया जाए। ये सब सुन के हल्क को गुस्सा आ रहा है। रीड बोलता है उसे एक ऐसे प्लैनेट पे भेजा जा रहा है जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे हैं। अब ना तो हल्क किसी को चोट पहुँचा पाएगा, ना ही उसे कोई चोट पहुँचा पाएगा। ये सब सुन के हल्क गुस्से में स्पेसशिप तोड़ने लगता है और उसका स्पेसशिप खराब हो जाता है और वो एक पोर्टल में जाके गिरने लगती है। फिर हल्क सकार नाम के प्लैनेट पे पहुंचता है। उस नए प्लैनेट पे गिरते ही कुछ एलियन जीव जंतु हल्क पे हमला कर देते हैं। हल्क उन्हें उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। उसी वक्त वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि पोर्टल से गिरने के बावजूद हल्क होश में है और बड़े आराम से लड़ रहा है। बहुत हुआ, ये चिल्लाते ही सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो एक शाही खत पढ़ने लगता है। खत में लिखा रहता है कि सकार के राजा रेड किंग के निर्देशों के अनुसार उस पोर्टल से गिरी हर चीज़ पे राजा का हक होगा। वहाँ खड़ा एक एलियन क्रिएचर बोलता है जो पहले पाता है उसका होगा, और ये रूल सालों से चल रहा है। राजा का आदमी बोलता है कि ये रूल अब चेंज हो गया, अब सारे के सारे घुटने पे बैठो, और हरे दानव यहाँ के रूल के अनुसार तुम्हारा शिप भी अब हमारा हुआ। इसे अब हम अपने विशेषज्ञों के पास भेजेंगे, तुम भी घुटने पे बैठ जाओ। हल्क चिल्लाता है तुम्हें शिप चाहिए, ये लो, और वो शिप उठाकर उनके तरफ फेंक देता है और बोलता है हल्क कभी घुटने नहीं टेकता। उसी वक्त उनका एक गार्ड हल्क पे हमला करता है, जिससे हल्क तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब हल्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो सिक्कड़ों में बंधा हुआ है। सामने खड़ा आदमी चिल्ला रहा है 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के। हल्क कोशिश करता है कि वो सिक्कड़ तोड़ दे, लेकिन नाकामयाब रहता है। भीड़ में खड़ा एक आदमी चिल्लाता है 60 चांदी के सिक्के, और हल्क बिक जाता है। फिर हल्क को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। हल्क उस डब्बे को तोड़कर निकलता है और निकलते ही देखता है कि वो एक ग्लैडिएटर के मैदान में खड़ा है और चारों तरफ से दर्शक उसे देखने के लिए बैठे हैं। फिर हमें वहाँ के राजा रेड किंग की पहली झलक मिलती है। वो अपने गवर्नर को बोलता है कि वो ये सब देखकर बोर हो रहा है, कोई बूढ़ा भी उस पुराने टीन के डब्बे को तोड़ देता। फिर वहाँ लड़ाई की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर सामने आता है। सारे इधर उधर भागने लगते हैं, कईयों को वो मार देता है। हल्क ये सब खड़ा होकर देखते रहता है और अचानक उछलता है और उस जानवर का एक हाथ उखाड़ देता है। उसके खून के छींटे रेड किंग और उसके गवर्नर के चेहरे पे भी पड़ते हैं। फिर उस जानवर और हल्क के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और हल्क उसे हरा देता है। और वहाँ खड़ा एक एलियन जिसका नाम मीक रहता है, वो हल्क को थैंक यू बोलता है। हल्क उसे गले से पकड़ लेता है। मीक बोलता है अब लड़ाई खत्म हो गई है, शांत हो जाओ, शांत। देखो दर्शक हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं और अब रेड किंग हमें आज़ाद कर देंगे। हल्क पूछता है रेड किंग? मीक उंगली दिखाते हुए बोलता है रेड किंग इस प्लैनेट का राजा है। हल्क रेड किंग को मारने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन उसकी गार्ड कायरा उस पर हमला कर देती है और वो गिर जाता है। रेड किंग बोलता है रुको कायरा, इसको तो मैं खुद देखूंगा। रेड किंग अपना आर्मर पहन के हल्क के सामने आता है और कहता है तुम चाहते तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मेरे सामने अपने घुटने टेको या यहीं पर मरो। हल्क भी अपने सामने से गिरा हुआ तलवार उठा लेता है और रेड किंग पे हमला करता है। रेड किंग किनारे होकर बच जाता है। फिर बहुत देर तक दोनों में लड़ाई होती है और हल्क अपने तलवार से रेड किंग के चेहरे को काट देता है। रेड किंग ये देखकर चौंक जाता है। फिर हल्क जैसे ही रेड किंग पर फिर से हमला करने वाला रहता है, कायरा आकर उसको बचा लेती है। वो बोलती है तुम होगे बहुत ताकतवर, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। हल्क बोलता है सिर्फ अभी तक नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
लेकिन पीछे से रेड किंग उस पर हमला कर देता है और हल्क गिर जाता है। फिर रेड किंग का आदमी बोलता है कि इसने आपका खून बहाया है, वो भी पूरी प्रजा के सामने, इसे ज़िंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। रेड किंग बोलता है, किसने बोला कि वो इसे ज़िंदा छोड़ रहा है, वो सीधे मॉ में जा रहा है। अब मॉ एक जगह रहती है जहाँ ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उससे बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन रहता है। अब हम एक गुफा देखते हैं जहाँ कुछ बागी रेड किंग के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे होते हैं। एक बागी बोलता है कि अब ये सही वक्त है रेड किंग पे हमला करने का। दूसरा बोलता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकामयाब रहे हैं। फिर एक बोलता है वो पुरानी कहानी सच थी, कल रेड किंग एक गुलाम से लड़ने के लिए मैदान में उतरा और उस गुलाम ने रेड किंग का ही चेहरा काट दिया। सकारसन आ चुका है। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि रेड किंग को उसके आर्मर में छूना भी मुमकिन नहीं है। फिर वो बागी खड़ा होता है और बोलता है कि हम उस गुलाम को ढूंढेंगे और उसके साथ रेड किंग को बड़े आराम से हरा देंगे। फिर से वापस हम मॉ की तरफ आते हैं जहां हल्क कुछ और लोगों के साथ एक ज्वालामुखी जैसे दानव से लड़ रहा होता है। फिर वहां खड़ा एक आदमी हल्क को घुटने पर बैठने के लिए बोलता है। हल्क कहता है वो ये सुनकर थक चुका है। फिर वो उस पर हमला करता है और बोलता है कि सारे गुलामों के बॉडी पे एक ओबीडियंस डिस्क लगा दी गई है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो ओबीडियंस डिस्क उसके दिमाग को जला के राख कर देगी। फिर सारे ओबीडियंस डिस्क के कारण घुटने टेक देते हैं। वो बोलता है कि उसका नाम प्रीमस वांड है और उसने 4 साल लगातार ग्लैडिएटर की लड़ाई में जीतकर अपनी आज़ादी ले ली और अगर वो लोग भी वैसा ही करें जैसा वो बोल रहा है तो वो भी बड़े आराम से आज़ाद हो जाएगा। फिर प्रीमस कहता है कि ये मॉ है, सबसे कठिन ग्लैडिएटर ट्रेनिंग स्कूल, इसलिए सबसे पहले कुछ टेस्ट। वो बताता है कि वहाँ एक लड़ाई होगी जिसमें 22 लोग हिस्सा लेंगे और सिर्फ 7 ही जिंदा वापस आएंगे। उसी वक्त स्की बोलता है कि ये गलत है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने किया क्या है, वो बस चाहता है कि, लेकिन बीच में ही प्रीमस उस पर ओबीडियंस डिस्क से झटका देता है और बोलता है लड़ो या मरो। फिर वहाँ लड़ाई की शुरुआत होती है। मीक हल्क के आसपास ही रहता है, वहाँ कॉर्ग भी रहता है और इस कैरेक्टर को हमने थॉर के मूवी में भी देखा है। कॉर्ग हल्क से कहता है अगर वो दोनों साथ में लड़े तो बच सकते हैं। हल्क नहीं मानता है। उसी समय ब्रूड वहाँ आता है और बोलता है कि मैं ब्रूड हूँ, ब्रूड वर्ल्ड से, और तुम सारे मेरे लिए नाश्ता हो। हल्क तुरंत उसके ऊपर कूद जाता है और कहता है लो सैंडविच खाओ और उसे अपने दोनों हाथों के बीच कुचल देता है। फिर ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहती है। प्रीमस चिल्लाता है सारे रुको, तुम 7 लोग बच गए हो और कल से तुम सातों एक टीम में लड़ोगे। अब जाकर आराम करो क्योंकि कल इससे भी बुरा होने वाला है। फिर सारे काल कोठरी में एक साथ बैठे रहते हैं। वहीं पे ब्रूड और मीक में झगड़ा होने लगता है। कॉर्ग कहता है कि वहाँ पे बैठे हर एक को वो कुचल सकता है, लेकिन ऐसा करने पे अगले दिन सारे मारे जाएंगे। मानो ना मानो हम सारे एक दूसरे के भरोसे जिंदा हैं। फिर सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। मीक कहता है कि उसके पास 4 हाथ है और वो छुपने और चोरी करने में बहुत अच्छा है। दूसरा बोलता है मैं ब्रूड हूँ, ब्रूड वर्ल्ड से, लेकिन मेरा प्लैनेट अब नहीं बचा है। फिर इसी तरह स्की, एलोए, हेरोइम सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हल्क कॉर्ग से कहता है कि तुम कहते हो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन तब क्या होगा जब हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। कॉर्ग बोलता है उस दिन के आने तक हम सब दोस्त हैं। हल्क जवाब देता है मुझे उठा देना जब लड़ाई का समय होगा। अगले दिन की लड़ाई लावा में होती है। लावा से कुछ अलग तरह के दानव निकलते रहते हैं। कॉर्ग देख के चौंक जाता है कि उसका भाई मार्गस भी उसी लावा से निकल रहा है। कॉर्ग हमला करना छोड़ देता है। सारे उसे समझाते हैं कि ओबीडियंस डिस्क के कारण उसके भाई का दिमाग पूरी तरह से जल गया है, अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। हल्क कॉर्ग को बोलता है कि उन्हें सिर्फ वही मार सकता है और कॉर्ग को वो हिम्मत देता है। फिर कॉर्ग और हल्क मिलकर उसके जैसे सारे लोगों को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ से बागी हल्क को देखते रहते हैं। मॉ वाले लोग फिर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको तो तुमने हरा दिया, अब तुरंत हमें दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ कॉर्ग अपने भाई के अपने ही हाथों से मारकर दुखी रहता है और उसे सारे समझाते हैं कि उसने जो भी किया सही किया। मीक हल्क से पूछता है कि क्या सारे इंसान उसके जैसे ही ताकतवर हैं। हल्क बोलता है कि नहीं, वो एक लौता है, इंसान तो तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मीक बोलता है मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर।
मैं उन इंसानों से ज़रूर मिलना चाहूँगा। ब्रूट कहता है कि उसने कुछ इंसानों को खाया है। वो कमज़ोर तो होते हैं लेकिन उन्हें उनकी ताकत उनके हथियार और मशीन से मिलती है। हल्क गुस्से में बोलता है उन्हें इस बार उनकी मशीन भी नहीं बचा सकती। फिर उनके ऊपर से एक शिप आती है और शिप से उतरते हैं कुछ वाइल्ड बॉट्स। ये वाइल्ड बॉट्स एक रोबोट की तरह होते हैं जो कि एक बड़े से रोबोट से जुड़े होते हैं। ये पता चलते ही हल्क अपनी पूरी ताकत से सबसे बड़े वाइल्ड बॉट के तरफ कूदता है और एक ही झटके में उसका सर उड़ा देता है। सारे बागी हल्क को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सातों ग्लैडिएटर में से एक एलोय भी उनके साथ रहती है। एलोय बोलती है, चलो हल्क, अब हम राजा को उसकी गद्दी से गिरा सकते हैं। हल्क कहता है, रहने दो एलोय, रहने दो। एलोय को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। वो कहती है, क्या कह रहे हो हल्क, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। वैसे ही वाइल्ड बॉट आ जाते हैं और सारे बागियों को पकड़ने लगते हैं। एलोय हल्क को बोलती रहती है कि उनकी मदद करो। हल्क जवाब देता है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं चला अपना खाना पूरा करने। एलोय कहती है कि तुम नहीं समझ रहे, सिर्फ बागी ही इस प्लेनेट को बदल सकते हैं। हल्क कहता है, तुम नहीं समझ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सारे बागियों और एलोय को पकड़कर वाइल्ड बॉट्स ले जाते हैं। उसके बाद बचे हुए 6 ग्लैडिएटर शिप में बैठ के जाते रहते हैं। इसकी गुस्से में रहता है कि उसकी बेटी एलोय पकड़ी गई है और बोलता है कि एलोय को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। इसकी बताता है कि रेड किंग के आने के बाद 30,000 से ज़्यादा लोग शहर से गायब हो गए हैं, अब उसे रोकने का समय आ गया है। तभी प्रीमस आता है और कहता है, तुम लोग वाइल्ड बॉट्स को हराकर सबके नज़र में आ गए हो, तो कल की लड़ाई उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। फिर हल्क को मिलती है कायरा। हल्क उसे अपनी तरफ खींचता है और पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? कायरा कहती है, रेड किंग के लिए वो एक सरदर्द बन गया है, इसलिए वह उसे खरीदने आई है। वो कहती है कि वो उसे स्टेपस ले जाएगी, जहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे कभी लड़ाई करनी नहीं पड़ेगी। हल्क जवाब देता है, ऐसा उसने पहले भी सुना है। वो उसे फिर से सोचने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम जो कर लो, तुम इन सब के लिए एक दानव ही रहोगे। हल्क जवाब देता है कि कम से कम इन्हें ये तो पता है कि इस दानव को क्या पसंद है। फिर अगले दिन वो सब अगली लड़ाई में पहुंचते हैं और इस लड़ाई में जो भी बचेगा उसे उस शहर का वासी बना दिया जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। तभी स्टेडियम के ऊपर एक शिप आती है और उसमें से एक बॉम्ब गिराया जाता है। हल्क ये देखते ही बॉम्ब की तरफ कूद जाता है और सीधे बॉम्ब से टकराता है। पूरे स्टेडियम में जोरदार धमाका होता है। सारे ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर एक युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हथियार ग्लैडिएटर की लड़ाई में क्यों इस्तेमाल किया गया है। कॉर्ग सबसे पूछने लगता है कि क्या सब ठीक हैं। मीक पूछता है कि हल्क को क्या हुआ। कॉर्ग बोलता है कि उसने हम सब की जान बचा ली। फिर शिप से वाइल्ड बॉट उतरने लगते हैं। ये कोई आम वाइल्ड बॉट नहीं रहते, इनके पास लेज़र के गन रहते हैं। सारे ग्लैडिएटर इन वाइल्ड बॉट से लड़ने लगते हैं। दर्शक में बैठा एक आदमी बोलता है कि ये चोरी है, सारे लोगों ने इन्हीं ग्लैडिएटर्स पर पैसा लगाया था। उसे जवाब मिलता है कि ये राजा का खेल है और रूल भी राजा ही तय करेगा। फिर हल्क धुएं को चीरते हुए पूरे गुस्से में बाहर आता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अकेले ही सारे वाइल्ड बॉट्स को फिर से इधर उधर फेंक देता है। सारे दर्शक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर से रात में लड़ाई के बाद सारे एक साथ काल कोठरी में बैठे रहते हैं। फिर एक एक करके सब अपनी कहानी सुनाते हैं। ब्रूट बताता है कि कैसे उसका ब्रूड वर्ल्ड खत्म हुआ और सिर्फ वही अकेला बचकर वहां से भाग पाया था। कॉर्ग बताता है कि कैसे थॉर ने आकर उसके आदमियों को मारा था और हल्क अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो इतना ताकतवर बना। मीक बताता है कि वो अब तक बिना लड़े कैसे बच पाया, कभी हल्क के पीछे छुपकर तो कभी कॉर्ग के पीछे छुपकर। फिर सारे निर्णय लेते हैं कि उन्हें वार बॉन्ड हो जाना चाहिए। वार बॉन्ड यानी कि एक दूसरे का साथ हमेशा लड़ाई में देंगे और मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सारे वार बॉन्ड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कायरा किसी से बात कर रही होती है और वहाँ खड़ा आदमी कहता है कि आपने जिसे मंगाया था मैं ले आया हूँ। और हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं। कायरा डब्बे के अंदर देखती है और सिल्वर सर्फर से पूछती है कि वो कहाँ का है। सिल्वर सर्फर कुछ नहीं बोलता है। कायरा चिल्लाती है, इसका मुंह खुलवाओ। फिर उसे ओबीडियंस डिस्क से झटका दिया जाता है।
इसके बाद सिल्वर सर्फर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे गैलेक्टस ने सिल्वर सर्फर में बदल दिया। सिल्वर सर्फर वहाँ के ग्लैडिएटर की लड़ाई का चैंपियन रहता है, इसलिए उसे हल्क से लड़वाने के लिए मंगवाया जाता है। पूरे शहर में छुट्टी कर दी जाती है और आखिरी लड़ाई के लिए स्टेडियम को तैयार किया जाता है। सारे दर्शक हल्क का नाम चिल्लाते रहते हैं। फिर सारे ग्लैडिएटर्स स्टेडियम में घुसते हैं। पूरी स्टेडियम में तालियां बजने लगती है। दूसरी तरफ रेड किंग हल्क के शिप में रहता है। शिप को चेक कर रहा वैज्ञानिक बताता है कि उसके लोगों ने उसे धोखा देकर शिप में भेज दिया था। रेड किंग बोलता है उसे नीचे लड़ाई देखनी चाहिए और बोलता है कि हल्क को सिर्फ वही मारेगा क्योंकि उसने उसके चेहरे को काटा था। अगर कोई और उसे मारेगा तो हल्क एक हीरो बन जाएगा। नीचे स्टेडियम में फिर सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है। हल्क उसे पहचान लेता है, लेकिन ओबीडियंस डिस्क के कारण सर्फर हल्क पे जोरदार हमला करता है। फिर एक एक करके सारे ग्लैडिएटर सिल्वर सर्फर पे हमला करने लगते हैं, लेकिन सर्फर उन्हें बड़े आसानी से मारने लगता है। फिर हल्क सिल्वर सर्फर पे हमला करता है, जिससे सर्फर का ओबीडियंस डिस्क टूट जाता है और वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन हल्क अभी भी गुस्से में रहता है और सर्फर पे मुक्कों की बरसात कर देता है। कॉर्ग हल्क को रोकता है और बोलता है कि हम जीत गए हैं और चिल्लाता है अब हमें आज़ादी दो। रेड किंग मना कर देता है और कायरा उसका मैसेज आकर सारे लोगों को देती है। वो कहती है कि हल्क ने हमारे राजा का चेहरा काटा था, उसके लिए उसे अपनी दोस्त बागी एलोय को मारना होगा। हल्क सीधा मना कर देता है। एलोय बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और पूछती है कि उसके पिता स्की कहाँ हैं। शैडो बोलता है कि वाइल्ड बॉट से हुए लड़ाई में स्की शहीद हो गया। कायरा बोलती है कि इसे मारो या फिर सारे के सारे मारे जाओगे। सारे बचे हुए ग्लैडिएटर्स मना कर देते हैं और उन्हें ओबीडियंस डिस्क से शॉक दिया जाता है। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर अपने कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर के सारे गुलामों का ओबीडियंस डिस्क खराब कर देता है। ये होते ही हल्क और उसके सारे लोग हमला कर देते हैं। ये देखकर वहाँ से सारे राजा के आदमी भाग जाते हैं। फिर सर्फर हल्क को बोलता है कि ओबीडियंस डिस्क के कारण वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो आज़ाद है तो वो वापस सितारों के बीच चला जाएगा। वो हल्क से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा। हल्क जवाब देता है बहुत सालों पहले जब मैं तुमसे मिला था तब मैं यही चाहता था कि मैं इंसानों से दूर चला जाऊं, लेकिन अब वो इंसानों से बहुत दूर है और खुश भी है। इसके बाद सर्फर हल्क से हाथ मिलाता है और अपने सर्फ बोट से स्पेस की तरफ उड़ जाता है और हल्क अपने दोस्तों के साथ शहर की तरफ बढ़ता है। रात हो गई है। हल्क के साथ सारे गुलाम भी आ गए हैं। उनमें से एक गुलाम बोल रहा है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अब आगे क्या। दूसरा बोलता है कि ये हमें सिर्फ हल्क ही बता सकता है। फिर उनमें से एक बोलता है कि हल्क को खुद कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। स्टेडियम से निकलने के बाद हल्क ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। एक और गुलाम बोलता है कि हल्क का खून जहाँ गिरता है वहाँ से पेड़ पौधे उगने लगते हैं और पुरानी कहानियों की माने तो वही सकार सन है। उनमें से एक गुलाम गुस्से में बोलता है कि वो कोई सकार सन नहीं है, वो है सिर्फ एक हरा दानव जो कि लोगों को खाता है। ये सुनते ही मीक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर कूद जाता है। वैसे ही वहाँ हल्क और बाकी ग्लैडिएटर्स आ जाते हैं और वो गुलाम डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। ब्रूट बोलता है क्या उसे वो जाकर रोके। हल्क उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ कायरा अपने खबरी से रेडियो पे बात करती रहती है। खबरी उसे हल्क का कैंप का लोकेशन बताता है। फिर कायरा हल्क की लोकेशन पे बॉम्ब गिरवाती है, लेकिन हल्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कायरा जब उस लोकेशन पे देखने जाती है कि हल्क मरा या नहीं, लेकिन उसे सिर्फ अपने खबरी का कंकाल मिलता है। फिर उसे कुछ सुनाई देता है। वो अपने गार्ड को बोलती है तैयार हो जाओ, और सारे दौड़ते हुए एक गांव में घुसते हैं। गांव में पहुंचते ही कायरा देखती है कि गवर्नर डेनेबो गांव के लोगों को मार रहे हैं। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गवर्नर बोलता है कि गांव के लोग उसके सिपाहियों से खाना छुपा रहे हैं और अगर वो इन्हें तड़पाए तो हो सकता है कि भागे हुए गुलाम भी इन्हें बचाने आए। झाड़ियों में छिपकर हल्क और उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। एलोय बोलती है कि ये सिर्फ 7-8 लोग हैं, हमें हमला करके उन्हें बचाना चाहिए। हीरोइन उसे रोकता है और बोलता है दूर पहाड़ पर देखो, ये सब उनकी चाल है। वहाँ पहाड़ पर हमारा इंतजार हजारों सैनिक कर रहे हैं। फिर हीरोइन बोलता है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो इन गुलामों को जंग के बारे में सिखाना होगा।
और उसके लिए किसी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। मीक कहता है ऐसी जगह का उसे पता है। इधर दूसरी तरफ राजा के लोग हल्क को ढूंढते हुए एक गांव में आते हैं और गांव के एक आदमी से पूछते हैं कि क्या उसने हल्क और उसके लोगों को देखा है, क्योंकि वो इसी तरफ बढ़ते हुए देखे गए हैं। गांव का आदमी बोलता है उसने नहीं देखा। उसी वक्त पानी से वाइल्ड बॉट्स का हमला होता है। गांव का मुखिया कैर ये देखकर चौंक जाता है कि वाइल्ड बॉट्स को अब पानी से भी कोई डर नहीं है। फिर कैर अपने लोगों के साथ वाइल्ड बॉट्स पे हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी वाइल्ड बॉट्स का सीना चीरते हुए बीच से निकलता है हल्क और उन्हें हरा देता है। फिर सारे गांव वाले ग्लैडिएटर्स को खाना खिलाते हैं। गांव के लोगों में से एक कैर से पूछता है कि वो कैसे इन दानवों पर भरोसा कर सकते हैं। कैर बोलता है कि रेड किंग ने उनके गांव को छोड़ दिया है, इसीलिए उसने आज वाइल्ड बॉट्स को भेजा था। अब हमारी आशा है तो सिर्फ इन्हीं दानवों से। कॉर्क बोलता है कि वो उनके लिए लड़ने नहीं आए हैं, वो सिर्फ खाएंगे और अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। हेरोइन बोलता है कि अगर किसी ने भी उन्हें धोखा देने का सोचा तो वो मारा जाएगा। फिर मीक वहाँ से धीरे से निकल जाता है और पीछे जाकर एक खोपड़ी उठाता है, अपने जैसे लोगों की खोपड़ी। उसी वक्त ब्रूड भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो इतने सालों बाद भी मीक के घर की खुशबू सूंघ सकता है। मीक उसी समय एक केमिकल छोड़ता है जिससे सारे ग्लैडिएटर्स को दिमाग में कुछ दिखता है और वो सारे देखते हैं कि कैसे मीक के पूरे परिवार वालों को मारा गया था और उसे मारा था उसी गांव के मुखिया कैर ने। मीक गुस्से में आ जाता है और कैर से बोलता है तुमने मेरे भाइयों को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। कैर भी बोलता है ये सच है, लेकिन वो सब उसने राजा के दबाव में किया था, फिर भी ये उसकी गलती है। कैर कहता है अगर वो यहाँ पे लड़ेंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो चाहता है कि कल वो अकेले एक दूसरे से लड़ें और हमारी किस्मत को हमारा फैसला करने दें। मीक भी तैयार हो जाता है। रात हो जाती है। हीरोइन प्रैक्टिस करते रहता है। तभी कैर बताता है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो 10 साल पहले काम आता, लेकिन अब उनके गर्दन पे मारने से कुछ नहीं होगा, उनके पैर पर मारो। एक तरफ कॉर्ग मीक को समझाता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाए और कैर से लड़ाई ना करे, लेकिन मीक किसी की नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि कैर अपने बेटे को बोल रहा होता है कि वो हर रोज पानी भर दिया करेगा और हर दिन तलवारों को साफ किया करेगा और पूरे परिवार का ध्यान रखेगा। क्या पता वो कल मीक के साथ लड़ाई में बचे या ना। अगले दिन मीक और कैर की लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ सारे ग्लैडिएटर्स और दूसरी तरफ पूरे गांव के लोग खड़े रहते हैं। मीक हमला करता है, लेकिन कैर उसे गिरा देता है और अपना भाला मीक के हाथ में घुसा देता है और बोलता है रुक जाओ मीक। मीक चिल्लाता है आज तुम मरोगे, और वो अपना हाथ खुद ही उखाड़ लेता है और कैर को गिरा देता है। फिर अपना भाला कैर के गले में घुसाने ही वाला रहता है। कैर बोलता है मार दो मुझे। मीक भाला गिरा देता है और रोने लगता है। फिर वैसे ही रोने की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आने लगती है। हल्क तुरंत ज़मीन पे मारता है और ज़मीन के अंदर से मीक जैसे और कई निकलने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कायरा अपने आदमियों के साथ हल्क का पीछा करती रहती है और उसके छोड़े हुए निशानों के पीछे बढ़ती रहती है। और एक तरफ राजा के लोग भी हल्क का पीछा करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक गांव में देखते हैं कि हल्क के खून से पेड़ पौधे निकल रहे हैं। वो वहाँ के गांव वाले को मारने पीटने लगते हैं। फिर हम रेड किंग को देखते हैं जो कि अपना आर्मर पहने हुए है। उसके आर्मर से आग निकल रही है और वो गांव वालों को जिंदा जला रहा है। रेड किंग के लोग उसका ये रूप देखकर डर जाते हैं। राजा का एक आदमी कायरा को रेडियो पे कॉल करता है और डरे हुए आवाज़ में बोलता है कि जल्दी आ जाइए, राजा को आपकी ज़रूरत है। कायरा अपने आदमियों को गवर्नर के साथ छोड़कर जाने लगती है। तभी उन पे हमला होता है। कायरा बोलती है कि ये हमारे गुलाम नहीं हैं, ये कहाँ से आ गए। उधर दूसरी तरफ वही लोग हल्क के पास भी आते हैं। एलोए बोलती है कि ये मेरे शहर के लोग हैं और हमारी मदद करने आए हैं। उधर मीक भी अपने जैसों के साथ चल रहा होता है। हीरोइन बोलता है कि अब हमारे साथ इतने सारे लोग आ गए हैं, इनसे हमारी रफ्तार भी कम हो गई है और ऊपर से इन्हें खिलाने के लिए हमें और खाना भी चाहिए। हल्क बोलता है मुझे एक जगह पता है। हम वापस मॉ में आते हैं। यहाँ प्रीमस फिर से कुछ नए गुलामों का टेस्ट लेता रहता है। हल्क अचानक वहाँ आता है और मॉ में लड़ रहे जानवर को जोरदार मुक्का मारता है।
प्रीमस सारे गुलामों पे चिल्लाता है कि इसे मारो, नहीं तो मैं ओबीडियंट डिस्क से तुम लोगों का दिमाग जला दूंगा। उसी वक्त पीछे से एलोय प्रीमस को ऊपर से गिरा देती है और हल्क सारे गुलामों का ओबीडियंट डिस्क निकाल देता है। फिर मॉ का जानवर पीछे से हल्क पे हमला करता है। हल्क उसका भी ओबीडियंट डिस्क निकाल देता है और मॉ के सारे जानवरों को आज़ाद कर देता है। सारे जानवरों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। हीरोइन बोलता है कि देखो ये शहर स्टेपस है और यहाँ पे किसी का राज नहीं है। राजा के लोग हमें यहाँ छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन स्पाइक्स के हुए हमले के बाद से यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ सिर्फ कांटे ही उगते हैं। हल्क कहता है तब तो ये अपना घर हुआ। मीक को फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एलोय दूरबीन से देखती है कि गवर्नर डेनेबो और गांव के मुखिया कैर वहां गन से मीक के लोगों को मार रहा है। एलोय कहती है उस मुखिया को जिंदा छोड़कर हमने गलत कर दिया। हीरोइन जवाब देता है कि अपने गुस्से को काबू में करो, ये उनकी चाल है ताकि हम अपना आपा खो दें और उन पे हमला कर दें। मीक बोलता है वो रो रहे हैं। कॉर्क कहता है अब जो होगा देखा जाएगा, और वो सारे लोग उनके तरफ दौड़ जाते हैं। अचानक उनके पीछे से हमला होता है और आग के गोले गिरने लगते हैं। फिर पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनके तरफ गिरने लगता है। हल्क और कॉर्क जैसे तैसे पत्थर को रोकते हैं। बाकी बचे लोग राजा के सेना पे हमला कर देते हैं। कॉर्क कहता है अब वो इस पत्थर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तभी हल्क एक मुक्का मारकर पत्थर को चकनाचूर कर देता है। मीक दौड़ते हुए कैर के पास पहुंचता है। कैर हंसते हुए बोलता है कि तुम पहले भी मुझे नहीं मार पाए थे और अब भी नहीं मार पाओगे। मीक तुरंत अपना भाला मुखिया के छाती में घुसा देता है और उसे हवा में उठा देता है। हल्क मीक को बोलता है कि अब वो मर गया है और ये खत्म हुआ। मीक कहता है कि उसने तो अभी शुरू ही किया है, और वो राजा की सेना पे हमला बोल देता है। हल्क जोर से अपने दोनों हाथ को मारता है, जिसके वेव से सारे लोग गिर जाते हैं। दूसरी तरफ रेड किंग पूरी तरह पागल हो गया है। उसके रास्ते में जो आ रहा है वह उसे जिंदा जला दे रहा है। कायरा भी वहां पहुंचती है और रेड किंग का ये रूप देखकर चौंक जाती है। वो रेड किंग को बोलती है अब रुक जाइए महाराज, मुझे मौका दीजिए, और कायरा कस के अपना हाथ जमीन पे मारती है, जिससे वहां बचे सारे लोग गिर जाते हैं। कायरा बोलती है अब आपको इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड किंग चिल्लाता है मुझे इनसे तब तक दिक्कत होगी जब तक ये जिंदा हैं, और रेड किंग उन्हें भी जला देता है। फिर गवर्नर डेनेबो भी वापस आ जाते हैं। रेड किंग पूछता है कि उसकी सेना कहाँ है। डेनेबो कहता है उस हरे दानव ने गिरते हुए पत्थर को रोक दिया और उसी पत्थर से मेरी सारी सेना को कुचल दिया। रेड किंग चिल्लाता है एक मामूली गुलाम ऐसा कर सकता है, जिस पे गवर्नर कहता है वो मामूली नहीं है महाराज, वो सकारसन है। ये सुनते ही रेड किंग को गुस्सा आ जाता है और वो गवर्नर को भी जला देता है और चिल्लाता है पूरे शहर को बोल दो असली सकारसन वो है और इस गद्दी पे वही राज करेगा। फिर वो कायरा को बोलता है कि और तुम इस गद्दी पे नजर भी रखने वाले को खत्म कर दोगी। दूसरी तरफ रात हो चुकी है। कॉर्क बोलता है हमने प्रीमस और उसके आदमी को बंदी बनाया था, लेकिन किसी ने उन सब का गला काट के मार दिया, और जब मैंने इस बारे में एलोय से पूछा तो वो हंस रही थी। मीक बोलता है तो क्या हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हीरोइन जवाब देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर खून किसी कीमत के साथ आती है। फिर मीक को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ के पीछे पीछे चला जाता है। मीक के लोग बोलते हैं कि क्या वो सुन रहा है, ये आवाज़ उसे कुछ बोल रही है। ये आवाज़ मीक को बदलने के लिए बोल रही है। अगले सुबह सारे गुलाम हल्क को बोलते हैं कि पूरे शहर के गुलाम तुम्हें अपना हीरो मानकर राजा के आदमियों से लड़ रहे हैं, और यही सही वक्त है शहर पे हमला करने का और राजा को उसकी गद्दी से हटाने का। हल्क बोलता है तो जाओ लड़ो, वो नहीं आएगा, ये उसकी लड़ाई नहीं है। वो बस एक ही चीज़ चाहता है कि उसे सब अकेला छोड़ दें। सारे गुलाम बोलते हैं कि वो उसके लिए लड़ते हैं, वो सकारसन है। हल्क बोलता है कि वो कोई सकारसन नहीं है, वो हल्क है, और इस लड़ाई को तुम लोगों को खुद लड़ना चाहिए। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ये बकवास प्लेनेट को बर्बाद कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मीक आता है और बोलता है रुको हल्क, और पीछे उसके लोग चिल्लाते रहते हैं राजा मीक, राजा मीक। मीक अब अपने लोगों का राजा बन चुका है। हल्क मीक को कहता है कि रास्ते से हटो मीक। मीक के लोग चिल्लाने लगते हैं मीक नहीं, राजा मीक बोलो। हल्क कहता है तो बोलो अपने राजा को लड़ने के लिए, मुझे जाने दो। मीक हल्क के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हमारा वार बॉन्ड है, याद रखो। हल्क कहता है ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मीक बोलता है
उसे रेड किंग को हराने के लिए उसकी ज़रूरत है। हल्क गुस्सा आ जाता है और मीक को थप्पड़ मारता है। मीक दूर जाकर गिरता है। ये देखकर मीक के लोग उस पर हमला करने लगते हैं। हल्क को और गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों को भी इधर उधर फेंकने लगता है और गुस्से में मीक को मारने ही वाला रहता है कि कॉर्ग उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। कॉर्ग कहता है, मीक को लड़ने दो रेड किंग से, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। मीक जवाब देता है, मजाक मत करो कॉर्ग, हल्क ऐसा नहीं कर सकता, वो गुस्से से ही बना है। फिर कुछ गुलाम देखते हैं कि स्टेपस के बंजर ज़मीन पे हल्क के खून से पौधे उग गए हैं। कॉर्ग कहता है, हमें रेड किंग के पास नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए। एलोय बोलती है, यहाँ रुक के और पौधे उगाएं और परिवार शुरू करें। बिल्कुल नहीं। फिर सारे गुलाम चिल्लाते हैं कि सकार सन लड़ाई में जाएगा, हम सब लड़ाई में जाएंगे, अपने शहर की तरफ, अपने घर की तरफ। तभी वहाँ कायरा आ जाती है। सारे गुलाम अपने तीर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके हाथ के एक इशारे से सारे तीर गिर जाते हैं। हल्क उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? वो जवाब देती है, तुम। फिर वो बोलती है, उसने पहले ही उसे स्टेपस में आने का मौका दिया था, लेकिन तुम नहीं माने थे। अब रेड किंग को तुम्हारा सर चाहिए। हल्क जवाब देता है, लेकिन वो तो खुद रेड किंग के सर के लिए आ रहा था। कायरा कहती है, तुम ये नहीं जानते कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है और बोलती है, मैं 13 साल की थी जब राजा ने मुझे लिया था। मैं अपने गांव में ट्रेनिंग कर रही थी अपने शैडो वॉरियर्स के साथ। अभी तक मुझे पूरी ताकत नहीं आई थी, लेकिन मेरे पास अभी ट्रेनिंग के 6 साल और बचे थे और मुझे पक्का यकीन था कि मुझे एक दिन वो ताकत ज़रूर आ जाएगी। लेकिन एक दिन मेरे गांव में स्पाइक्स का हमला हुआ और सारे गांव वाले उससे संक्रमित हो गए। सारे गांव वाले स्पाइक्स में बदल गए, यहाँ तक कि मेरे पिता भी। मैं तब पर भी उनसे लड़ती रही। तब रेड किंग आए और मुझे पकड़ लिया और मुझ पर ओबीडियंस डिस्क लगा दिया। रेड किंग को पता था कि स्पाइक्स का हमला होने वाला है, लेकिन उसने सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए मेरे पूरे गांव वालों को मार दिया था। इसलिए तो वो हल्क के लिए करोड़ों को मार देगा और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वो पहले हल्क को मार दे। फिर वो हल्क को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है। इसके बाद वो हल्क में अपने तलवार घुसा देती है, लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता। फिर हल्क अपने तलवार से मारकर उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। कायरा फिर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके हल्क को मारती है, जिससे आसपास के इलाके में भूकंप आ जाता है, लेकिन हल्क फिर भी बच जाता है। ये देखकर कायरा को अपने आंखों पे भरोसा नहीं होता है। वो बोलती है कि उसे तो मर जाना चाहिए था। उधर दूसरी तरफ रेड किंग को पता चलता है कि हल्क ही सकार सन है और वही उसके गद्दी को उससे छीनेगा। ये पता चलते ही वो आदेश देता है कि स्पाइक्स का हमला कर दो। फिर एक मिसाइल से हमला होता है और हल्क के सामने आकर गिरता है। हल्क बोलता है, फिर से बॉम्ब। कायरा बोलती है, ये बॉम्ब नहीं, स्पाइक्स हैं। ये किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में घुस जाते हैं और उस प्राणी को अपने ही तरह बना देते हैं, और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया का अंत कर देंगे। फिर हल्क और कायरा चारों तरफ से स्पाइक से घिर जाते हैं। कायरा हल्क के पैर पे अपना तलवार मारती है, जिससे हल्क को गुस्सा आ जाता है और हल्क उसे गुस्से में वहाँ से दूर फेंक देता है। कायरा वहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर स्पाइक्स और हल्क के बीच बहुत देर लड़ाई चलती है। मीक भी उसकी मदद करने वहाँ आ जाता है। हल्क जोर से ज़मीन पर मारता है, जिससे सारे स्पाइक्स कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकना नामुमकिन है। हल्क और मीक सारे ग्लैडिएटर्स के पास वापस आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कायरा गांव वालों को बता रही होती है कि स्पाइक्स फिर से वापस आ गए हैं। वैसे ही रेड किंग का शिप वहाँ आ जाता है। किंग पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कायरा उसे बताने लगती है कि स्पाइक्स छूट गए हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो ये पूरी प्लेनेट को निगल जाएंगे। उधर हल्क को बहुत सारे जहाज ढूंढ रहे होते हैं। हीरोइन और कॉर्ग बात करते रहते हैं। कॉर्ग पूछता है कि वो हल्क को मारना चाहते हैं तो वो हल्क पे बॉम्ब क्यों नहीं गिरा देते। हीरोइन बोलता है, हल्क बॉम्ब से नहीं मर सकता, इसलिए वो पूरे गांव को चारों तरफ से घेर रहे हैं। इधर कायरा को भी एहसास होता है कि रेड किंग पूरे गांव को घेर रहा है ताकि वो हल्क को पकड़ सके। गांव के अंदर स्पाइक से लड़ने के लिए तैयारी हो रही है। कायरा भी गांव वालों की स्पाइक से लड़ने में मदद कर रही है। उधर से हल्क और उसके लोग भी वहां आ जाते हैं। हल्क कायरा को कहता है, मुझे जलाओ। कायरा भी उसे जलाती है और हल्क अपना सारा गुस्सा स्पाइक्स पे निकालने लगता है। कायरा भी उसकी मदद करती है। उधर दूसरी तरफ मीक गांव में कुछ सूंघ कर कुछ ढूंढ रहा होता है और वो एक बड़े से घर में घुसता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी रानी को बांध कर रखा गया है।
वहाँ से वो रानी को निकालता है और गुस्से में बाहर आकर सारे लोगों को मारने लगता है। तभी एक स्पाइक्स रानी पे हमला कर देता है और रानी गिर जाती है। हल्क तुरंत रानी से स्पाइक्स को अलग करता है। फिर वहाँ कॉर्ग और हीरोइन भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर स्पाइक्स को गांव में घुसने से रोकते हैं। पीछे कायरा गांव वालों को वहाँ से निकाल रही होती है। तभी उसे एक अकेला रोता हुआ बच्चा दिखता है। रेड किंग बोलता है, कायरा ये क्या कर रही हो? वो उनके साथ क्यों काम कर रही है? कायरा कहती है वो गांव वालों को बचाने के बाद हल्क को मारेगी। रेड किंग जवाब देता है उसे पता है कि वो हल्क को मारने में नाकामयाब रही है, इसलिए उसने खुद ही स्पाइक्स को छोड़ा है। ये सुनकर कायरा को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। रेड किंग बोलता है कि वो और उसके लोग उसके और हल्क के रास्ते में आ रहे हैं और वो वहाँ एक बॉम्ब गिरा देता है। पूरा गांव मिनटों में खाक हो जाता है और आग के बीच कायरा रोती हुई निकलती है। उसके हाथ में बच्चा होता है जो उसके बाहर आते आते राख में बदल जाता है। हल्क उसके तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके आंखों के सामने हजारों लोग जिंदा जल जाते हैं। फिर कायरा वार बॉन्ड लेती है और कसम खाती है कि जब तक वो रेड किंग को मार न दे वो हल्क का साथ देगी। गुलाम के बच्चे हल्क और रेड किंग का खिलौना बनाकर खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे सकार सन ने उन्हें आज़ाद करवाया है। कायरा हल्क को बोलती है अब समय हो गया है। कॉर्ग बोलता है सब उठो और आगे बढ़ो। कायरा कहती है जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। राजा के लोग पश्चिम से हमारे तरफ सारे स्पाइक्स को खदेड़ रहे हैं। मीक कहता है कि हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए क्योंकि उसकी रानी घायल है। हल्क मना कर देता है। कायरा बोलती है कि राजा के लोग स्पाइक्स के साथ तेजी से हमारे तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी रुकेगा वो स्पाइक्स बन जाएगा। उसी समय तेज धमाका होता है। राजा के आदमी स्पाइक्स को लेकर उन तक पहुंच चुके हैं। कायरा उनके सेनापति से बोलती है कि वो राजा की बॉडीगार्ड थी, इसलिए उसकी बात सुनो और वहीं रुक जाओ। सेनापति बोलता है कि वो राजा के निर्देशों का पालन करता है, उसके नहीं। हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथ कसकर जमीन पर पटकता है जिससे जमीन टूट जाती है और उससे लावा निकलने लगती है। सारे स्पाइक्स उसमें जलने लगते हैं। मीक भी ऊपर से सिपाहियों को नीचे लावा में गिराने लगता है। फिर लावा से एक दानव निकलने लगता है। हल्क कहता है कि उसने मौ में इसी जैसे एक दानव से लड़ाई की थी और उसे हरा भी दिया था। और हल्क कायरा को पकड़ता है और उसे लेकर वहां से छलांग मार के निकल जाता है। 1 घंटे बाद मीक की रानी घायल रहती है और उधर खबर आती है कि राजा ने 2 और स्पाइक्स के मिसाइल छोड़ दिए हैं। कायरा बोलती है वो हमें मारे बिना नहीं रुकने वाला। कॉर्ग कहता है कि हल्क मुझे पता है कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो, लेकिन तुम भी एक बार में पूरे राज्य से नहीं लड़ सकते। हल्क कहता है कि मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है और मैं जितना गुस्सा होते जाऊंगा मैं उतना ताकतवर होते जाऊंगा। मीक की रानी अचानक स्पाइक्स बनने लगती है। वो स्पाइक्स में हुए हमले में संक्रमित हो गई थी। हल्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मीक उसे रोक देता है। मीक बोलता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर ये मर गई तो उसके प्रजाति के सारे लोग धीरे धीरे मारे जाएंगे। हल्क कहता है बेवकूफ, ये अब तुम्हारी रानी नहीं है। फिर मीक खुद ही वहां से बंदूक उठाता है और अपनी ही रानी को जला देता है। हीरोइन कहता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने जैसे शैडो वॉरियर के शहर में चलें, वही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कायरा बोलती है वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हीरोइन जवाब देता है उन्हें मानना पड़ेगा जब वो अपने आंखों से सकार सन को देखेंगे। एलोए बोलती है कि तुम्हारे चलते तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि जहां हल्क जाएगा स्पाइक्स उसका पीछा करेंगे। हीरोइन कहता है आज नहीं तो कल स्पाइक्स उन तक पहुंचेंगे ही, लेकिन हल्क का जाना वहां बहुत ज़रूरी है। ये सकार सन है। फिर मीक के लोग बोलने लगते हैं हल्क सकार सन नहीं, मीक सकार सन है। वो जानते हैं कि सकार सन हमें एक साथ जोड़ेगा और हमें बर्बाद करेगा, इसलिए मीक भी सकार सन है क्योंकि उसने ही उन्हें एक साथ जोड़ा है। मीक बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी सकार सन हूँ। अब मैं अपने दोस्तों के लिए स्पाइक्स का रास्ता रोकूंगा। और वो अपने लोगों के साथ स्पाइक्स को रोकने के लिए बढ़ जाता है। कॉर्ग बोलता है कि उसे डर है कि वो अभी ही हार गए हैं क्योंकि वो मीक के लोगों के आंखों में सिर्फ नफरत ही देख पा रहे हैं और सकार सन ही उनकी आंखों में उम्मीद ला सकता है। हीरोइन चिल्लाता है सारे जल्दी तंबू के अंदर घुसो, रेत की तूफान हमारी तरफ बढ़ रही है। फिर सारे तंबू के अंदर घुस जाते हैं। हल्क कहता है एक दिन आग तो एक दिन हवा। हीरोइन बोलता है ये सकार सन के संकेत हैं और हम खुश नसीब हैं कि सकार सन हमारे बीच है।
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सकारसन ही हमें जोड़ेगा और आगे जाकर सकारसन ही हमें तबाह भी करेगा। फिर तूफान के बाद जैसे ही हल्क बाहर निकलता है, वो देखता है कि बाहर ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले बड़े दानव उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हल्क तुरंत उन दानवों पे हमला करने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, ये तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, ये सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं शैडो वॉरियर्स को। वो सीधे कायरा के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम ही कायरा हो ना? कायरा कहती है, हाँ। वो पूछते हैं, तुम रेड किंग के लिए काम करती हो? कायरा जवाब देती है, अब नहीं। वो गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं, तुमने अपना कसम तोड़ दिया, ये तुम्हारे लोगों को बर्बाद कर देगा। कायरा जवाब देती है कि रेड किंग ने स्पाइक्स को छोड़ दिया है, वो सब लोगों को बर्बाद कर देगा। हीरोइन बोलता है कि वो आ गया है। शैडो वॉरियर हल्क की तरफ देखता है और बोलता है, ये तो बिल्कुल सकारसन की तरह दिखता है। फिर वो उन लोगों को कुछ दिखाता है। हल्क पूछता है, ये क्या है? वो बताता है कि ये वही यान है जिससे उसके जैसे शैडो वॉरियर इस प्लैनेट पे आए थे। अपने घर से दूर इसी प्लैनेट ने उन्हें बचाया था, लेकिन उनकी शक्तियाँ ख़त्म होने लगी थी, तो उन्होंने वो पोर्टल खोला जिससे तुम आए थे। हल्क गुस्से में पूछता है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन सकारसन वहाँ से आए और उन्हें एक साथ जोड़ पाए। हीरोइन कहता है, तो सकारसन अब उसके सामने हैं, अब उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। शैडो वॉरियर कहता है, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो एक टेस्ट बाकी है। फिर शैडो वॉरियर हल्क के दिमाग में उसे कुछ दिखाने लगता है। सबसे पहले वो उसको दिखाते हैं कि कैसे उसके दोस्त ने उस पर हमला किया था। फिर वो उसे धरती के दोस्तों को दिखाते हैं जिन्होंने उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये देखकर हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में इधर उधर मुक्के चलाने लगता है। शैडो वॉरियर बोलता है कि जब तुम्हारे दिल में ही इतनी नफरत है तो तुम हमें क्या जोड़ोगे? तुम सकारसन नहीं हो सकते। कायरा बोलती है, ये सकारसन हो या ना हो, लेकिन आप सबकी मदद से ये करोड़ों लोगों की जान जरूर बचा सकता है। शैडो वॉरियर उन्हें वहां से चले जाने के लिए बोल देता है। हल्क आगे बढ़ता है और वहां रखा यान उठा लेता है और बोलता है, वो जिस चीज के लिए आया था उसे वो मिल गई है। दूसरी तरफ कॉर्ग, ब्रूड और मीक अपने तरफ बढ़ते हुए स्पाइक्स को देखते रहते हैं। तभी कॉर्ग देखता है कि रेड किंग का शिप उनके तरफ बढ़ रहा है। कॉर्ग सबको छुपने के लिए बोलता है और एक बड़े पत्थर को फेंक के एक शिप को गिरा देता है। शिप उन लोगों को पार करके चली जाती है और वो मुड़कर देखते हैं तो हल्क कायरा के साथ एक यान के ऊपर खड़ा रहता है। कायरा कहती है, हमें यान के अंदर बैठकर इसे चलाना चाहिए। हल्क कहता है, इसमें ज्यादा मजा है। फिर उन सारे शिप को हल्क का यान उड़ा देता है और वो रेड किंग के शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रेड किंग अपना आर्मर पहन के तैयार हो रहा होता है। हल्क उसके शहर में वापस आता है। सारे लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं। मीक बोलता है कि अब समय है युद्ध का, और एलोय और हीरोइन को छोड़कर सारे आग को पार करने लगते हैं। एलोय हीरोइन से कहती है कि आग के उस पार तो हजारों स्पाइक्स उनका इंतजार कर रहे हैं। हीरोइन बोलता है कि वो भूल रही है कि वो हल्क है। इधर कॉर्ग कहता है, हल्क बच कर रहना, यहाँ हजारों स्पाइक्स हैं। हल्क कहता है कि गुस्से से उसकी चमड़ी इतनी सख्त हो गई है कि कोई उसे काट नहीं सकता। वो सारे स्पाइक्स को पीछे छोड़कर एक शिप में घुस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े स्पाइक्स अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ एलोय हीरोइन से बार बार कहती रहती है कि उन्हें रेड किंग के महल पे हमला करना चाहिए, लेकिन हीरोइन उसे समझाता है कि उन्हें हल्क के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। फिर अचानक एक धमाका होता है। एलोय बिना सोचे समझे अपने आदमियों को लेकर धमाके की तरफ भागने लगती है। हीरोइन उसे रोकने की कोशिश करता है। एलोय सबको बोलती है, महल की तरफ चलो, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, रेड किंग अपने आर्मर में उसका इंतजार करते रहता है। हल्क, कॉर्ग, कायरा और मीक शिप में हैं और वो बहुत बड़े स्पाइक्स को देखते हैं। मीक बोलता है, ये कोई आम स्पाइक्स नहीं है। फिर वहाँ खड़े भी स्पाइक्स अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम सब हमें जिंदा चीज़ खाने वाले स्पाइक्स के नाम से जानते हो, लेकिन वो हमारी अधूरी कहानी है। असल में हम स्पेस में रहते थे और मरते हुए तारों की कॉस्मिक एनर्जी खाकर जिंदा रहते थे। हर बार कुछ सालों पर हम एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में अपने पुराने शिप पर जाया करते थे, लेकिन उस दिन हमारा शिप अचानक खराब हो गया और हम इस प्लैनेट पर आ गिरे। कॉस्मिक शक्तियां ना होने के कारण हमारे जैसे सारे लोग भूख से पागल हो गए और हर जीवित चीज़ों को निगलने लगे। फिर रेड किंग के पिता ने हमें एक यान में कैद कर
वापस स्पेस में भेज दिया, लेकिन हम स्पेस तक नहीं पहुंच पाए और इस प्लैनेट के चांद पर जाकर फंस गए। फिर रेड किंग ने हमें चांद से वापस इस प्लैनेट पर अपने दुश्मनों को मारने के लिए बुला लिया और एक बार फिर हम इस प्लैनेट पर फंस गए। इसलिए तुम हमारी मदद करो। तुम्हारे पास यान है, हम यान पर बैठकर वापस सितारों के बीच चले जाएंगे। कायरा कहती है, लेकिन उनके जैसे तो हमें जिंदा खा रहे हैं। बड़ा स्पाइक कहता है कि वो सिर्फ भूख के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो थोड़ी देर के लिए अपने वश में कर सकता है। हल्क कहता है कि उनकी मदद तभी वो करेगा जब वो उनकी मदद करें। फिर सारे लोग और स्पाइक्स रेड किंग की तरफ बढ़ते हैं। कायरा चिल्लाती है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो रेड किंग, स्पाइक्स अब हमारे साथ हैं। और फिर हल्क और रेड किंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। रेड किंग हल्क पे आग की बरसात कर देता है। फिर दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। रेड किंग कहता है कि वो देख सकता है कि उसका खून बह रहा है। हल्क जवाब देता है, उससे सिर्फ मुझे गुस्सा आता है और मैं जितना गुस्साऊंगा मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। ये बोलते ही हल्क रेड किंग पे जोरदार हमला करता है। वो दूर जाकर गिर जाता है। रेड किंग बोलता है अब उसे भी गुस्सा आ रहा है और वो हल्क पे मिसाइल से हमला करता है। फिर वो हल्क को धमकी देता है और बोलता है कि अभी भी घुटने टेक दो, वरना वो इस प्लेनेट के सारे जीवों को मार देगा। हल्क बोलता है तुम मरोगे। वैसे ही रेड किंग एक बटन दबा देता है, जिससे वहां की जमीन फटने लगती है। कायरा बोलती है ये प्लेनेट अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। रेड किंग ने इसे 2 टुकड़े में बांट दिया है। ये सुनते ही हल्क लावा में कूद जाता है और अंदर जाकर प्लेनेट को जोड़ने लगता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, खासकर रेड किंग। वो बोलता है ये नामुमकिन है। हल्क प्लेनेट को जोड़कर वापस जमीन से निकलता है। कॉर्ग उसकी मदद करता है। फिर तुरंत वो रेड किंग की तरफ कूद जाता है और एक जोरदार मुक्का रेड किंग को मारता है। रेड किंग दूर जाकर वाइल्ड बॉट्स के बीच गिरता है। वाइल्ड बॉट्स उसे दुश्मन समझकर उसी पे हमला करने लगते हैं और रेड किंग चिल्लाते रह जाता है और उसी के वाइल्ड बॉट्स उसको मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ एलोय कहती है कि हम अभी भी चारों तरफ से स्पाइक से घिरे हुए हैं। क्लोए उसे समझाती है कि स्पाइक्स अब उनकी तरफ हैं। फिर हल्क बोलता है कि प्लेनेट का असली दानव तो अब मर चुका है और हल्क रेड किंग का हेलमेट उठाकर उसे कुचल देता है। चारों तरफ से गुलाम हल्क का नाम चिल्लाने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। फिर हल्क बड़े स्पाइक्स के साथ चला जाता है। पीछे से कायरा और कॉर्ग भी उसके पीछे आते हैं। कॉर्ग हल्क को रेड किंग का ताज देता है। हल्क कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कॉर्ग जवाब देता है कि ये उसका हक है। फिर हम देखते हैं कि हल्क अपने एक हाथ से बड़े स्पाइक्स को खिला रहा होता है। बड़े स्पाइक्स उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। हीरोइन कायरा को बोलता है कि जब तक ये बड़े स्पाइक्स का पेट भरा रहेगा तब तक बाहर बैठे छोटे स्पाइक्स शांत रहेंगे। कायरा बोलती है कि आखिर कब तक हल्क पूरी दुनिया का बोझ उठाएगा, और कायरा हल्क के पास जाकर उसका सर अपने कंधे पर रख देती है। 7 घंटे बीत चुके हैं। कायरा कहती है इतने देर से स्पाइक्स तुमसे ताकत ले रहे हैं, अब तुम ये नहीं झेल सकते। हल्क चिल्लाता है वो कुछ भी झेल सकता है, वो हल्क है। हल्क पूरी तरह सूख चुका है। कायरा पूछती है क्या वो ठीक है। हल्क बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। जब तक ये मुझसे शक्ति लेते रहेंगे शहर में कोई नहीं मरेगा। फिर स्पाइक्स उसका शुक्रिया करते हैं। हल्क भी वहां से उठता है और बोलता है अब नाश्ता करने चलें। हल्क कायरा के साथ सभा के बीच में आता है। शहर वाले खुशियां मना रहे होते हैं और उसे नाश्ता देते हैं। तभी वहां राजा के आदमी आ जाते हैं। सारे लोग उन पे हमला करते हैं। एलोय उन पे बॉम्ब फेंकती है और चिल्लाती है कि तुम्हारा राजा अब मर चुका है। फिर एलोय और मीक मिलकर बाकी लोगों को भी मारने लगते हैं। तभी राजा के आदमियों में एलोय की माँ भी रहती है। एलोय ये देखकर चौंक जाती है। मीक सबको मारने के लिए बढ़ता है। तभी एलोय उसे अपनी माँ को मारने से रोकती है। एलोय अपनी माँ से पूछती है कि उसने रेड किंग का साथ क्यों दिया। वो बोलती है कि उसे पता है कि रेड किंग बहुत बुरा था, लेकिन वो उनके जैसा था। ये प्लेनेट सिर्फ उनके जैसे लोगों का है, ना कि दानवों का। मीक ये सुनकर गुस्सा जाता है और उसके लोग एलोय के माँ पर हमला कर देते हैं। एलोय भी उन्हें रोकने लगती है। फिर जैसे ही मीक और एलोय के बीच लड़ाई होने वाली रहती है, हल्क बीच में आ जाता है और मीक का गला पकड़ लेता है। उधर कायरा भी एलोय को रोकती है, तब पर भी दोनों के बीच लड़ाई नहीं रुकती। हल्क कहता है अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो ये लड़ाई पुराने तरीके से होगी और उसी से फैसला होगा। उसी वक्त वहाँ शैडो वॉरियर भी आ जाते हैं। फिर घंटी बजती है और मीक और एलोय के बीच लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन बीच में हल्क आता है और बोलता है
अगर उन्हें लड़ना है तो उससे लड़ो, मरते दम तक। उनमें से कुछ लोग हल्क पर भाला से हमला करते हैं। हल्क बोलता है, ये लड़ाई खत्म करो, हम सब तो वार बॉन्ड हैं, हम लड़ नहीं सकते। अगले दिन हल्क शैडो वॉरियर से मिलता है। शैडो वॉरियर बोलते हैं कि क्योंकि वो अब यहाँ का नया राजा है तो उसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कायरा को अपना नया बॉडीगार्ड बना ले। हल्क कहता है कि उसे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं, उसे एक रानी की ज़रूरत है। फिर कायरा और हल्क शादी करने लगते हैं। शादी से पहले हल्क उसे अपना असली रूप दिखाता है। कायरा उसे फिर भी अपना लेती है और उसे किस कर लेती है और दोनों अपने राज्य में खुशी से रहने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ मीक और ब्रूड एक दूसरे से बात करते हुए एक कमरे में घुसते हैं। मीक कहता है कि हल्क भूल गया है कि वो गुस्से के लिए बना है, बदले के लिए बना है, ना कि प्यार के लिए। ये बात करते करते दोनों एक शिप में घुस जाते हैं। शिप में घुसते ही एक मैसेज चलने लगता है। मैसेज सुनकर मीक समझ जाता है कि ये वही शिप है जिससे हल्क इस प्लेनेट पे पहुंचा था और बोलता है कि हल्क को अब याद आएगा कि वो क्यों बना है। हल्क कायरा के साथ सोया रहता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है। हल्क आवाज़ का पीछा करते करते मीक के पास पहुंचता है। मीक हल्क के पुराने शिप के पास खड़ा रहता है और शिप के अंदर से वही मैसेज की आवाज़ आ रही होती है। मीक बोलता है, देखो ये तुम्हारी दुनिया का मैसेज है। हल्क कहता है उसने ये मैसेज पहले ही सुन लिया है। हल्क को मैसेज सुनते सुनते फिर से गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कायरा के पास जाता है और उसे उठाकर बाहर निकल जाता है। दोनों स्टेपस आ जाते हैं। कायरा पूछती है कि हम स्टेपस में क्या कर रहे हैं। हल्क जवाब देता है कि उसने एक बार बोला था कि अगर मैं स्टेपस में आ जाऊं तो मुझे कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। कायरा पूछती है कि वो ये क्यों कह रहा है। हल्क बोलता है कि हमें यहाँ आ जाना चाहिए। कायरा जवाब देती है कि वो उसके साथ कहीं भी जा सकती है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हल्क कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, सारे लोग मुझे सकार सन समझते हैं, लेकिन मैं एक तबाही हूँ। कायरा कहती है, एक नज़र स्टेपस की तरफ देखो, ये ज़मीन बंजर थी, तुमने यहाँ अपना खून बहाया और यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हो गए। यहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारी अपनी रानी हैं और हाँ, तुम्हारा बच्चा भी। अपने बच्चे की खबर सुनकर हल्क बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन हल्क सबके साथ मिलकर शहर साफ करते रहता है। वो बोलता है कि सिर्फ रेड किंग मरा है, लेकिन अभी भी उसके दुश्मन चारों तरफ फैले हैं। फिर हल्क कॉर्ग और हीरोइन को दुश्मनों से सुलह करने भेज देता है और एलोए और मीक को अपने साथ स्पाइक्स की मदद के लिए रोकता है। उधर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि रेड किंग के मरने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। मीक बोलता है कि रेड किंग होता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहते। हल्क हमारा सकार सन है। एलोए बोलती है कि तुम्हें अभी तक यही लगता है कि हल्क सकार सन है, वो सिर्फ एक कहानी है और हल्क कोई सकार सन नहीं है, वो बस एक बहुत ही ताकतवर बेवकूफ़ हरा दानव है। हल्क पीछे से मीक और एलोए को फिर आवाज़ देता है और बोलता है, तैयार हो जाओ, अब स्पाइक्स को वापस स्पेस में भेजने का समय हो गया है। फिर वो सारे स्पाइक्स को यान पर बैठने के लिए बोलता है। फिर यान पर बैठकर वो सारे स्पेस की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर सकार के चांद के पास जाकर यान रुक जाती है। हल्क पूछता है, हम यहाँ क्यों रुके हैं। बड़ा स्पाइक्स बोलता है कि तुम्हारे चांद पर अभी भी हमारे कुछ लोग फंसे हैं। हल्क तुरंत चांद पर कूदता है और सारे स्पाइक्स को रिहा कर देता है। चांद से हल्क सीधे अपने प्लेनेट पे कूद जाता है। कायरा उसे जाकर गले लगा लेती है और पूरे शहर वाले भी खुशी मनाने लगते हैं। फिर सारे लोग हल्क को लेकर उसके पुराने शिप के पास लाते हैं। शहर के लोगों ने उसी के शिप पर उसकी मूर्ति बनाई है और वो उसे हल्क को तोहफे में दे देते हैं। हल्क कहता है वो अब बहुत खुश है, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। कायरा कहती है, हमें बस अब एक साथ जीना है। लेकिन अचानक शिप में से बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। हल्क सबको वहाँ से भगाने लगता है। शिप में से फिर से उसी मैसेज की आवाज़ आने लगती है। हल्क शिप को उठाता है और दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिप फट जाती है और बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। सारे लोग इधर उधर भागते हैं। कायरा हल्क के आंखों में देखकर बोलती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इतना तेज धमाका किसी ने कभी नहीं देखा था। हजारों कोस दूर तक भी लोग उस धमाके की गर्मी महसूस कर पा रहे थे। कॉर्ग हीरोइन से पूछता है, ये कैसा धमाका है। हीरोइन बोलता है, ये धमाका नहीं, अंत है। ये इंसानों ने किया है, इंसानों का वो शिप फट गया है।
फिर कॉर्ग, हीरोइन और बाकी ग्लैडिएटर कूदकर यान में घुस जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हल्क कायरा को अपने गोद में लिए बैठा रहता है और इंसानों को कोस रहा होता है। हल्क कहता है कि वो मरना चाहता है। इंसानों के बॉम्ब ने उसे मारा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया है। हल्क चिल्लाता है कि वो इंसानों से बदला जरूर लेगा। तभी वहां यान से बाकी लोग आ जाते हैं। वो हल्क से वहां से चलने के लिए बोलते हैं। हल्क कहता है अब बचा ही क्या है, मुझे अकेला छोड़ दो। हीरोइन बोलता है हम अंत तक वार बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हल्क जवाब देता है यही अंत है, अब कुछ नहीं बचा। हीरोइन बोलता है कि हमारे पास जो रोबोट है उसके पास पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, वो ब्रह्मांड में जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। फिर हल्क के आंखों में हम बदले की आग देखते हैं। वो अपने लोगों की मदद से कुछ हथियार तैयार करता है और तुरंत अपने यान से पृथ्वी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये थी प्लैनेट हल्क की स्टोरी।